हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन आखिर होता क्या है? तो जैसे हमने क्या देखा था कि डीएनए जो है, डीएनए से डीएनए का कॉपिंग, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से एमआरएनए, अब ये ट्रांसक्रिप्शन हो क्यों रहा है? क्यों एमआरएनए का सिंथेसाइज किया जा रहा है? तो एमआरएनए का सिंथेसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर आता है ये कैसे आ रहा है? ये प्रोटीन की वजह से आता है। तो हमारे अंदर पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर शो करने के लिए। और ये प्रोटीन बनेगा कब? ये प्रोटीन के लिए जो भी जानकारी आता है वो डीएनए से आ रहा है। अब डीएनए डायरेक्टली जाकर प्रोटीन सिंथेसाइज ना करके एक मैसेंजर के द्वारा मैसेज भिजवाता है राइबोसोम्स तक और राइबोसोम में फिर बनेगा प्रोटीन। तो एमआरएनए जो है ये एक मैसेंजर के रूप में कार्य करता है ताकि डीएनए से राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और एमआरएनए जब प्रोटीन बनाता है तब इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए एमआरएनए का सिंथेसिस करता है या फिर डीएनए से एमआरएनए सिंथेसाइज किया जाता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस किया जा सके। ओके, ये चीज है। अब देखो क्या, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है ये तीन तरीके का होता है। एक होता है एमआरएनए, एक है टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए का काम होता है मैसेज को पहुंचाना डीएनए से राइबोसोम तक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मतलब कौन सी प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होगी, कौन से कोड्स जाएंगे ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके। तो ये पूरा कोड किस पे होता है? ये पूरा कोड एमआरएनए जो है डीएनए से लेकर जाता है राइबोसोम तक और राइबोसोम फिर उस कोड के अनुसार प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? तो जैसा इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेकर आया है और जो जो अमीनो एसिड की जरूरत है ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज करे उसको ट्रांसफर करने का काम ट्रांसफर आरएनए करता है। तो ट्रांसफर आरएनए का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए डीएनए ये अमीनो एसिड्स को कलेक्ट करना, एक तरीके से अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। प्रोटीन बनता कैसे है? प्रोटीन बनता है जब अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अमीनो एसिड मिल रहा है तो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो यही अलग अलग अमीनो एसिड को कलेक्ट करके लाता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम्स में रहते हैं और ये ज्यादातर हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इस तरीके से आरएनए का काम मेनली क्या है? आरएनए का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब देखो क्या, जो क्रोमैटिन था हमारे पास, ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। तो क्रोमैटिन में क्या देखेगा? कहीं कहीं क्रोमैटिन जो होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं, कहीं कहीं क्रोमैटिन जो है ये लूजली पैक्ड होता है। क्रोमैटिन जो है कहीं कहीं क्या देखोगे, कहीं कहीं ये टाइटली पैक्ड है और जो टाइटली पैक्ड होता है अगर हम इसको कलर करें, जो टाइटली पैक्ड है इसको अगर हम कलर करें तो ये हमें डार्क कलर का दिखाई देता है। तो ऐसे क्रोमैटिन जो टाइटली पैक्ड होते हैं इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। और कहीं कहीं क्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है और जो लूजली पैक्ड होता है जब इसको स्टेन करेंगे, कलर करेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? लाइट, हल्का कलर का स्टेन होता है इसका, लाइट स्टेन इसे हमें दिखेगा। तो वैसा क्रोमैटिन जो लूजली पैक्ड है इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। यहां पर अगर हम बात करें कौन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, तो मेनली यूक्रोमैटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है।
यूक्रोमैटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। ओके, हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास। अब बात करते हैं मेनली जो है डीएनए जो होता है ये पेयर में पाया जाता है, स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए। तो अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो क्या दोनों स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड भी अपना एमआरएनए बनाएगा, ये स्ट्रैंड भी अपना एमआरएनए बनाएगा? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय में डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड ही एमआरएनए सिंथेसाइज करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि मान लो अगर दोनों स्ट्रैंड्स ने अपना अपना एमआरएनए बनाया, इसने अपना अलग एमआरएनए बनाया, इसने अपना अलग एमआरएनए बनाया, उस केस में क्या होगा, दोनों एमआरएनए पे कोड्स अलग अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों ही अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करवा देंगे, और इस तरीके से दो अलग अलग प्रोटीन कैरेक्टर को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, सही तरीके से कैरेक्टर हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो एक समय में एक ही एमआरएनए जो है सिंथेसाइज होता है। साथ ही साथ जो अगर मान लो दोनों एमआरएनए बना है तो दोनों तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो अगर दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है तो उस केस में क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसाइज हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए क्या देखोगे कि एक समय में एक एमआरएनए ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, एक ही एमआरएनए बोल रहे, एक डीएनए जो है, एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है वही ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, वही एमआरएनए बनाएगा, दूसरा जो है वो नहीं बनाएगा। जैसे सपोज करो ये है दो डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, एक है 5 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम, यहां पर है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम। ठीक, तो अगर ऐसा हो कि मान लो इस पे डीएनए कोड्स हैं कुछ ऐसे ए टी सी जी सी ए टी जी, इस तरीके से इस पे इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर ए है तो टी रहेगा, टी है तो ए होगा, सी है तो जी होगा। ध्यान रखिए ये डीएनए है इसलिए यहाँ पे यूरेसिल नहीं आएगा। ओके, तो ये जी है तो सी, सी है तो ए, जी हो गया, ए है तो टी, टी ए, इस तरीके से। अब क्या होगा, इसने भी अपना एमआरएनए बना लेना है। ठीक है, एमआरएनए क्या होगा, जस्ट इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एमआरएनए में क्या होता है, एमआरएनए में थाइमिन ना होकर वहां पर दूसरा नाइट्रोजनस बेस होगा, यूरासिल। ठीक है, तो थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा। जैसे टी है तो टी के लिए तो ए आएगा, सी है तो जी, जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो ए की जगह टी ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू, यूरासिल बनेगा। ठीक है, ये एमआरएनए है ना, तो एमआरएनए जो है आरएनए पे होता है यूरासिल, नहीं कि थाइमिन। ठीक है, टी है तो आपके पास बन जाएगा ए, तो इस तरीके से ये बनाएगा। सिमिलरली ये भी अपना कोडॉन तैयार कर लेगा। इस तरीके से। तो देखो ये जो दोनों, अगर मान लो दोनों जो है एक साथ सिंथेसाइज करेंगे तो दो एमआरएनए तैयार, और दो एमआरएनए तैयार हो गया तो ये दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा, तो जाहिर सी बात है दो प्रोटीन एक कैरेक्टर के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज, दोनों अगर ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये दोनों ही आपस में जो है जुड़ जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। तो मेन काम क्या है एमआरएनए का, राइबोसोम तक जाना और मैसेज पहुंचाना। अब ये दोनों आपस में ही जब ये कॉइल कर गया तो जाहिर सी बात है ये मैसेज लेके नहीं जा पाएगा और कोई इंफॉर्मेशन जो है वहां पे नहीं पहुंचेगा। इसीलिए एक समय में कोई एक ही डीएनए स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग कर सकता है, दूसरा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो कोड नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो मेनली हेल्प करेगा ट्रांसक्रिप्शन में, वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, तो एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये जो एंजाइम होता है ये सिंथेसाइज कर सकता है एमआरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ये सिंथेसाइज कर सकता है एमआरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। उस केस में क्या होता है, तो मतलब जो एमआरएनए बनेगा वो किस डायरेक्शन का बनेगा, 5 to 3। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रैंड जो 3 to 5 है वो काम करेगा किस रूप में, वो काम करेगा टेम्पलेट के रूप में। ठीक है, यहां पर क्योंकि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो तो 5 से 3 डायरेक्शन में करवाएगा हमेशा ही, तो उसके लिए तो फिक्स हो गया।
तो जाहिर सी बात है किसको कॉपी किया जाएगा, तो उस डीएनए को कॉपी किया जाएगा जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड पे है। तो मेनली यहां पर जो टेम्पलेट के रूप में, टेम्पलेट का मतलब हो गया वो डीएनए जिससे एमआरएनए बनेगा, टेम्पलेट के रूप में ये कार्य करेगा, टेम्पलेट के रूप में जो है ये कार्य करेगा। कौन? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला डीएनए, ये टेम्पलेट हो जाएगा, इसी का जो है एमआरएनए बनाया जाएगा, सामने वाला स्ट्रैंड कुछ नहीं करेगा। ओके, ये चीज है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को लेकर, कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में सहयोग करती हैं उनको लेकर। तो मेनली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो यहाँ पे 3 चीजें हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। सबसे पहले प्रमोटर रीजन होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा जो है टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, शुरुआत में क्या देखोगे, शुरुआत में जो होता है प्रमोटर रीजन होता है, ये हो गया प्रमोटर। फिर जो आता है स्ट्रक्चरल जीन, और एंड में होता है टर्मिनेटर। ओके, ये चीज यहां पर, ये तो टेम्पलेट वगैरह जिसको कॉपी किया जाएगा। जो अपोजिट डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, जो अपोजिट डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जिसको कॉपी नहीं किया जाएगा, एक तरीके से उल्टा है, इसको कॉपी नहीं किया जा रहा बट इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। कॉपी इसको किया जाने वाला है बट बोला उसको जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे जो प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर है, जो नामकरण किया गया है वो किसके अनुसार किया गया है? कोडिंग स्ट्रैंड के अनुसार किया गया है। जो भी नामकरण हम देते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड के द्वारा। जैसे कि प्रमोटर रीजन कहां पाया जाएगा, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम रीजन पे पाया जाएगा। 5 प्राइम एंड जो है उस साइड प्रमोटर रीजन पाया जाता है। बीच में स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर जीन जो है ये कहां पाया जा रहा है, तो कोडिंग सीक्वेंस के 3 प्राइम एंड पर जो है टर्मिनेटर रीजन जो है पाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहां पर इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और असल में जिसका कॉपी किया जाएगा, जिससे एमआरएनए बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको मेनली कॉपी किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास। अब देखो क्या, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करनी होती है, तो यहाँ पर जो है कुछ जो डीएनए बेस पेयर्स वगैरह जो रहते हैं, इनमें से ऐसा नहीं कि सबको कॉपी किया जाएगा, कुछ को कॉपी किया जाएगा, कुछ को कॉपी नहीं भी किया जाता है। बेसिकली मतलब यह है तुम्हारे पास कि यहाँ पर अगर बात किया जाए, जब एमआरएनए बनेगा, पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कैसे हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत के लिए सबसे पहले एंजाइम आ रहा है। कौन सा एंजाइम? तो यहाँ पर जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम आया आरएनए पॉलीमरेज। ओके, एंजाइम आया आरएनए पॉलीमरेज। इस पे आके जुड़ता है एक इनिशिएशन फैक्टर, इस पे आके जुड़ता है एक इनिशिएशन फैक्टर जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ये क्या करवाता है? ये स्टार्ट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है, इस पे आके जुड़ेगा एक सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर काम क्या है? ये स्टार्ट करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो सबसे पहले डीएनए क्योंकि कॉइल्ड है, तो सबसे पहले तो इसको अनकॉइल्ड करना होगा। डीएनए क्योंकि कॉइल्ड है तो सबसे पहले इसको अनकॉइल्ड करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये कि इसकी अनकॉइलिंग होगी, और अनकॉइलिंग के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर रीजन पे जुड़ेगा, और इस प्रमोटर रीजन पे आके जुड़ जाता है सिग्मा फैक्टर, और इस तरीके से यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब जैसे जैसे मान लीजिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक, यहाँ पर आके जुड़ गया ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये तो ये क्या करेगा? ये धीरे धीरे जो है इसको तोड़ते चला जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे इसको तोड़ रहा है, और अपनी तरह जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी का एक बेस पेयर ये तैयार करता चला जाएगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो ये यहाँ पर जो टेम्पलेट रीजन है, तो इसी का जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो है ये तैयार करता हुआ चला जाएगा। जी है तो सी, सी है तो तुम्हारे पास जी,
और इस तरीके से जो है ये धीरे धीरे इसको तोड़ते रहेगा और आगे की तरफ जो है वो बढ़ते चला जाएगा, और जो सीक्वेंसेस बनने हैं इसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो है वो एड अप होते चले जाएंगे। ओके, और जब खत्म करना होगा तो टर्मिनेटर रीजन पे क्या होगा, जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा तो उस समय एक दूसरा फैक्टर आके इसमें जुड़ जाएगा एंजाइम में। दूसरा फैक्टर जो है इसको बोलते हैं रो फैक्टर। और रो फैक्टर क्या करता है, ये एंड्स करता है ट्रांसक्रिप्शन को जो है ये खत्म करेगा। ठीक है, तो जैसे ही एंड तक पहुंचेगा, टर्मिनेटर रीजन में पहुंचेगा, वहां पर एक नया फैक्टर आके जुड़ेगा, रो फैक्टर, और इस तरीके से जो है ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा mRNA। ओके, यहाँ हमको मिल जाएगा mRNA। तो क्या हुआ, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ रहा है, कहां पे जुड़ेगा, प्रोमोटर रीजन पे। यहाँ पे आके जुड़ता है सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे एंजाइम आगे बढ़ रहा है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा जिसको कोड किया जाना है वो अपना कोडिंग सीक्वेंस बनाते चला जाएगा। जैसे कि अगर मान लो सी है तो जी है तो सी, टी है तो ए। ध्यान रखिएगा एमआरएनए में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह नाइट्रोजन बेस पेयर वहां पे यूरासिल होता है। तो यहाँ पर जो है ए पे यानी कि टी जुड़ हो गया, यहाँ पे यू आ गया है। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए सीक्वेंस बन रहा है। तो इस तरीके से एमआरएनए सीक्वेंस जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक, ये चीज है। अब ये जो एमआरएनए बना है, क्या ये पूरा का पूरा एमआरएनए इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सारे के सारे जो मतलब प्रोटीन कोड कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। मेनली यहाँ पर क्या होगा, इस एमआरएनए में कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो कोडोन्स हैं, ये जो एमआरएनए बना है ना, इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कोड करेंगे। ठीक है, मान लो ये दोनों क्षेत्र जो है ये क्या कर रहा है, ये कोड कर रहा है। तो कुछ क्षेत्र जो कोडोन करते हैं, कोड्स करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सॉन। और कुछ क्षेत्र जिनका कोई काम नहीं है, ये कोड नहीं कर रहे हैं, इनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। एमआरएनए जो बना है इसमें मेनली क्या होता है, एमआरएनए पे आप देखोगे दो तरह के जो है यहाँ पे आपको बेस सीक्वेंसेस दिख रहे हैं। कुछ बेस सीक्वेंसेस जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेंगे, कुछ बेस सीक्वेंसेस जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेंगे उसको बोलेंगे एक्सॉन्स, और कुछ बेस सीक्वेंसेस जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड नहीं करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रॉन्स। और फाइनली यहाँ पर क्या देखोगे, आगे जाके जो इंट्रॉन्स है इसको काट के हटा दिया जाएगा और बाकी जो एक्सॉन्स है इनको जो है अटैच कर दिया जाएगा, और फिर तब जाके जो फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए बन जाएगा। और उसके बाद इसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस हुआ है तो न्यूक्लियस से ये मूव करते हुए चला जाएगा राइबोसोम के पास, ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास। तो मेनली क्या है कि जैसे एमआरएनए स्ट्रैंड है, तो एमआरएनए स्ट्रैंड में क्या होता है, कुछ जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करते हैं, बट कुछ जो बेस सीक्वेंसेस है पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। तो जो कोड करते हैं उनको बोलते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स वो कोड्स होते हैं विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। वहीं दूसरी तो बात करते हैं इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स क्या होते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, विच डू नॉट कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद देखो, तो अब जिसका कोई काम नहीं है क्या किया जाएगा, तो जिसका कोई काम नहीं है उसको काट के हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा इंट्रॉन्स को काट कर हटा दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो प्रोसेस इंट्रॉन्स रिमूव किया जाता है, इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। उसके अलावा फिर ये जो एक्सॉन्स है इनको जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, लाइगेज एंजाइम। जो लाइगेज एंजाइम है इसके द्वारा जो है दोनों को जोड़ दिया जाता है, 5 प्राइम 3 प्राइम।
ओके इसके अलावा यहाँ पर इस mRNA में थोड़ा सा और इंप्रूव किया था, इसको थोड़ा और प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, 5 प्राइम एंड पर जो है ऐड किया जाता है मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है, इस प्रक्रिया को जिसमें ऐड कर रहे हैं इसको बोलते हैं कैपिंग। वही बात करी जाए 3 प्राइम एंड पर, तो यहां पर जो है 200 से 300 जो है एडिनाइलेट रेसिड्यूज को ऐड किया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग जो है टेलिंग। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, 5 प्राइम एंड पे जो है यहाँ पर कैपिंग की प्रक्रिया की जाती है, वहीं 3 प्राइम एंड पे टेलिंग किया जाता है। कैपिंग में क्या जा रहा है, तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। वहीं अगर बात करते हैं 3 प्राइम एंड पर, तो यहाँ पर जो है एडेनिन ग्रुप को जो है जोड़ा जा रहा है। 3 प्राइम एंड पर जो है एडेनिन ग्रुप को जोड़ा जाता है, और इस तरीके से सब कुछ होने के बाद तब ये बन जाता है फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA। ठीक है, तब ये बन जाता है फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA, और इस तरीके से हमारा जो mRNA है वो तैयार हो जाता है। उसके अलावा देखिए ज्यादातर जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो ये है mRNA बन रहा है, ये मेनली होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब ज्यादातर ये कोड करता है एक प्रोटीन के लिए। वहीं बात किया जाए अगर प्रोकैरियोटिक के लिए, तो प्रोकैरियोट में ये ज्यादातर पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो कोड करते हैं एक से ज्यादा प्रोटीन के लिए। ठीक है, यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक, वहीं प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, एक से ज्यादा जीन्स के, एक से ज्यादा प्रोटीन्स के लिए जो है ये कोड करते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, इसका मेन काम क्या है, mRNA सिंथेसाइज करना, और mRNA का सिंथेसिस हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो mRNA पे जो बेस पेयर्स होते हैं, हमने क्या देखा, A, T, G, C, ये सब ऐसे ही नहीं है। मेनली 3 बेस पेयर को मिलाकर बनता है एक कोडॉन। 3 बेस पेयर को मिलाकर जो है बनता है एक कोडॉन, और ये जो एक कोडॉन है ये क्या करता है, ये अपने आप में किसी ना किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। मतलब ये एक अमाइनो एसिड को दर्शाता है, जैसे कि मान लीजिए AUG। AUG जो है ये एक कोडॉन है, और ये क्या करता है AUG, तो ये जो है मिथियोनिन के लिए कोड करता है, साथ ही साथ ये स्टार्ट कोडॉन भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये सब जो mRNA आया है ये क्या है, ये जो 3 बेस पेयर्स बने हैं असल में ये कोडॉन है, और इन्हीं के अनुसार जो है अमाइनो एसिड कलेक्ट होगा और प्रोटीन सिंथेसिस जो है किया जाएगा। ठीक है, तो ये है ट्रांसक्रिप्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।